हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं दानिश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटेट पेपर वन में जो मैथ्स पूछी जाती है उसका सॉल्व पेपर लेके, जो कि जुलाई 2019 में आपसे पूछा गया था। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई नया है जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, एक बीकर, बीकर मतलब कोई भी एक कंटेनर टाइप का रख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें कि पानी वगैरह या कोई भी तरल सामान भरा रहे, ठीक है। तो एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या, मतलब यहाँ पे बीकर की उस कंटेनर की कैपेसिटी आपसे पूछी जा रही है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। चलो मान लेते हैं कि जो टोटल बीकर है उसकी कैपेसिटी है एक्स। क्या है? एक्स। और बोला जा रहा है कि बीकर में 3/7 भाग में पानी है, ठीक है। तो 3/7 का मतलब कि एक्स का 3/7 भाग भरा हुआ है, ठीक है। एक्स का 3/7 भाग भरा हुआ है। और इसको पूरा भरने के लिए जो है 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे, जब इसका समीकरण आप बनाएंगे, तो इसका समीकरण देखिए आप क्या बनाएंगे। आप लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 3/7 इंटू एक्स प्लस प्लस इसके बाद आप करेंगे 16। इसके बाद आप करेंगे, देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है। x इज इक्वल टू एक्स इंटू, सॉरी, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/7 प्लस 16। अब इसको समझिएगा, ये इक्वेशन क्यों बन रहा है। कहा गया है कि जो बर्तन जो भरा हुआ है वो 3/7 भरा हुआ है। तो किसका 3/7 भरा हुआ है? कोई क्षमता होगी ना, तो उस क्षमता को मैंने मान लिया एक्स, तो एक्स का वो 3/7 भरा हुआ है। और उसमें 16 लीटर और जोड़ देंगे तो पूरा जो है भर जाएगा। तो यही मैं इक्वेशन बनाऊँ कि एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/7, इसलिए कि एक्स का 3/7 भाग प्लस 16। तो ये जो आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3x/7 प्लस 16, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद वाला स्टेप देखिए। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा आपका, वो होगा x माइनस 3x/7 इज इक्वल टू 16। साइड मैंने चेंज कर लिए क्योंकि ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। तो ये 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस 3x/7 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 7x में से 3x घटाएंगे, 4x/7 बराबर 16। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ। 4x/7 बराबर 16 था। अब हम 4x बराबर 16 16 16 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, समझ में आ रही है बात। तो x बराबर 16 गुणे 7/4, 4 चौक को 16, 4 सत्ते 28। इसमें जो 28 ऑप्शन है लास्ट वाला वो सही होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये प्योर मैथ्स के एक पोर्शन करा रहा हूँ, अभी मैं पेडागोजी नहीं करा रहा हूँ। पेडागोजी जो है मैं 17 के बाद से शुरू करूँगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप मैथ्स के पोर्शन को देख लीजिए। जो प्योर मैथ्स पूछा जाता है सीटेट पेपर वन में, जो 1 to 5 का पेपर है उसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? अवरोही क्रम का मतलब होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ जाना, जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाना। तो पहला तो नहीं है, क्योंकि देखिए पहले में 3.05 दिया है और यहाँ पे 30.5 दिया कि 30.5 इसमें सबसे बड़ा है, तो बीच में नहीं, वो शुरू में होना चाहिए। दूसरा देखते हैं 30.5, 3.50, 3.05, 3.05, 3.005। ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आप इसको अरेंज करके देखिएगा, कुछ नहीं है, इसको साधारण सा बड़े से छोटे की तरफ अरेंज किया गया, ठीक है।
अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, अब ध्यान से समझिएगा, 5.3 किलोग्राम मतलब 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, फिर यहाँ पे दिया हुआ 2100 ग्राम मतलब 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इसके मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? अब सबसे पहले तो कहीं किलोग्राम है कहीं ग्राम है, आप इसको एक यूनिट में चेंज कर लो। तो मैं इसको ग्राम में ही कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको जब आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ पे 2100 ग्राम है, यहाँ पे 5.3 किलोग्राम जो इसको चेंज करोगे आप तो 5300 ग्राम होगा। ये 2100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और ये 2.2 को जब आप चेंज करोगे किलोग्राम को ग्राम में तो ये हो जाएगा 2200 ग्राम, 2200, ठीक है, 2200। अभी सबको आप जोड़ लो, 0 0 3 1 4 2 6 5 2 7 2 9, 9600 ग्राम आ रहा है। ये 9600 ग्राम आ रहा है। अब इसको बोल रहा है कि इसको दो दर्जन का मतलब 24 पैकेट में ये बराबर बराबर पैक कर रहा है। तो 9600 ग्राम को हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप इसको 24 से डिवाइड कर दो तो 24 चौक को 96 कट गया, मतलब 400। इसका जो आंसर आएगा वो 400 ग्राम आएगा। 9600 को आप 24 से भाग दे के देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ता हूं मैं। लिखा है मैं कौन सी संख्या हूं, उसके बाद दिया है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मतलब सम संख्या समझते हैं ना, जो 2 से कट सके उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो इसमें जो दिया है ऑप्शन, जो ऑप्शन देख लीजिए, 48 56 24 36, ये चार का चारों ऑप्शन जो है वो सम संख्याओं का ही है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन पहले तो आप दूर कर लीजिए। उसके बाद लिखा है मैं 3 4 6 का सार्वक गुणज हूँ। अब सार्वक गुणज से तात्पर्य ये है यहाँ पे कि 3 4 और 6 का मतलब इसके जो है कॉमन मल्टीपल है, मतलब जो फैक्टर जब आप करते हो किसी चीज़ का, ठीक है, तो 3 4 6 इसमें आएगा। मतलब 3 4 6 जो है इसका गुणनखंड बन सकता है, ठीक है ना। गुणनखंड का मतलब 3 4 6 से आप इसको भाग दे सकते हो। सार्वक गुणज का मतलब ये भी होता है। तो अब देखिए मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। एक चीज़ और इसने दे दी कि मेरे कुल गुणनखंडों की संख्या जो है वो 9 है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। इसका जो ऑप्शन है वो 36 है। 36 के कुल 9 गुणनखंड है। और देखिए 36 जो है 3 से भी कटेगा, 3 से जब काटोगे तो 12 आएगा, 4 9 36 और 6 6 36, तीनों से कट रहा है ना, बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो इसमें बोला गया है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो 36 के कुल गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड का मतलब होता है जिससे ये कट सके, जिससे ये संख्या जो है कट सके, जो इसके फैक्टर्स होते हैं। तो 36 का जो पहला गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 खुद ही 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल इसके 9 गुणनखंड हैं, ठीक है ना। कुल इसके 9 गुणनखंड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या लेते, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आशा के घर में कुछ आशा घर के कुछ खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। मतलब होता है ना, जब हम लोग अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, तो उसमें से क्या है कि कुछ पैसा बचा के रखते हैं, कुछ अपनी सेविंग्स करके रखते हैं किसी कार्य के लिए, कुछ भी हम कर सकें। तो अपने खर्चे में से कुछ रकम बचा के रख रही है। वो प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, ध्यान से समझिएगा। तथा रविवार को उसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। ये सिर्फ 3 दिन पैसे बचा रही है, उसमें से भी एक दिन खर्च कर रही है। तो पहले तो ये जो ये पैसे बचा रही है उसको आप जोड़ लीजिए। 50 रुपये, 100 रुपये और 80 रुपये, एक सप्ताह में 3 दिन बचा रही है। तो ये 100 50 और 80, इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 230। ये होगा आपका 230, ठीक है। 230 रुपये ये हफ्ते में बचाए। लेकिन इसमें से एक चीज़ का ध्यान देना है कि 60 रुपये खर्च कर रही है। तो जब 230 में से ये 60 खर्च कर देगी, 230 में से जब ये 60 खर्च करेगी, आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 170। कितना आया? 170। तो प्रति माह ये 170 रुपये बचा रही है, यहाँ तक समझिएगा। प्रति सप्ताह, ठीक है ना, प्रति सप्ताह ये 170 रुपये बचा रही है। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, इसको आप समझिएगा। तो अगर वो 170 रुपये प्रति सप्ताह बचा रही है और 5950 रुपये का मोबाइल लेना है, तो आप सीधा सा एक काम करिए कि 5950 को आप जो है 170 से भाग दे दीजिए। जब आप इसको 170 से भाग देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 35 सप्ताह होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 11,011 ब्रैकेट में ये 2 जो नीचे दिया हुआ है, देखिए ये निरूपित करता है बाइनरी संख्या को। बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो 2 होता है। इसको जो है यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे जो नीचे है, इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले कॉलम में, यहाँ पे देखिए 10 दिया, यहाँ पे देखिए 2 दिया। ये 2 का मतलब कि ये बाइनरी संख्या दी हुई है और इसको डेसिमल नंबर में, मतलब दशमलव संख्या में निरूपित करना है। ठीक है, बाइनरी और दशमलव अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आप समझ जाएंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि किसी भी संख्या को कैसे आप बाइनरी में निरूपित कर सकते हैं। अगर डेसिमल को बाइनरी में निरूपित करना है, मतलब दशमलव संख्या को बाइनरी में निरूपित करना है, तो आप कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन है। पहला मैं ले लेता हूँ उसमें 22। मैंने जैसा कि बताया कि जब भी आप दशमलव को बाइनरी में चेंज करेंगे, पूरी संख्याओं को आप 2 से ही काटने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ही उसका बेस है, उसके अलावा किसी से आप काट नहीं सकते। तो 2 से जब आप काटेंगे तो 11 आएगा। पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसका तरीका है। फिर 2 से करेंगे आप इसको तो 2 5 10। अब ध्यान दीजिएगा 10 हो रहा है, यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ 11, तो आपका 1 बच गया। फिर आप यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको तो यह आएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 था लेकिन 4 आया तो 1 और बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, अब इस 4 को जब मैं 2 से काटूंगा, इस 4 को जब मैं 2 से काटूंगा, ये 4 यहाँ पे है। ठीक है, इसको जब मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 2, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, फिर इस 2 को मैं काटूंगा 2 से, 2 1 कम 2, कुछ नहीं आया, यहाँ पे हो गया 0। अब जब इसको मैं बाइनरी में निरूपित करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1, ये 0 0 1 1 0, मतलब क्या हो गया 1 0 0, ये वाला 1 लेंगे 1 0 0, फिर 1 1 0, ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है 1 1 0 1 1 है, तो ये नहीं होगा। अब अगला चेक कर लेता हूँ 27 वाले को। तो देखो 27 को मैं निरूपित कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। आप 2 लेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 13, 13 दूनी 26 होगा। 1 बच रहा है तो आप 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो 27 है ना, तो 2 से जब डिवाइड कर रहे हो आप तो 13 दूना 26 हो रहा है, 1 बच रहा है, 1 आप इधर रखोगे। ठीक है, फिर 2 से करो, 13 है तो 2 छक्का 12, फिर 1 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 3 6, कुछ नहीं बचा, हम यहाँ पे रखेंगे 0। अब 3 आया है, 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 कम 2, 1 यहाँ पे आया और ये बचा 1, यहाँ पे 1 है, ध्यान देना। तो अब देखो 1 1, ये वाला 1, ये वाला 1, मतलब 1 1 0 और 1 1 आ गया ना, यही चाहिए था ना हमको, तो वो संख्या 27 है। अगर 27 को आप, जो 27 है यहाँ पे 27 भरा जाएगा। 27 को आप अगर बाइनरी में निरूपित करोगे तो ये 1 1 0 1 1 आएगा। मैं इसको, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जिस स्केच पेन से कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है, इस पे इशू है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगी दशमलव से बाइनरी में तो आप मुझे बताइएगा, इस तरह से आप इसका निरूपण करेंगे। देखिए एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, और आप जानते हैं कि एक ही भुजा वर्ग में दी होती है, क्योंकि सबको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर एक 10 है तो बाकी सारी भी 10 होगी। यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अब देखिए परिमाप की बात की जा रही है। ठीक है, परिमाप की बात यहाँ पे की जा रही है, तो परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो अब जो है जब पहले 10 है चारों भुजाएं, तो परिमाप आप जानते होंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 गुणे भुजा करते हैं, मतलब 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे जब आप भुजा करेंगे मतलब साइड, तो 4 गुणे 10 हो गया पहले अवस्था में, जब अभी बढ़ाया नहीं, ये 40 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये 40 हो गया। अब अगर बोला जा रहा है कि इसकी भुजा दुगनी कर देते हैं, मतलब पहले 10 था अब 20 कर रहा हूँ, अब ये 20 कर रहा हूँ, फिर से परिमाप निकालिए। तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 गुणे 20, मतलब कितना हो गया 80। पहले ये 40 था अभी 80 हो गया, तो कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है। सिंपल सी कहानी है, इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब ये जो है मैं अभी आपको ये क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ पेडागोजिकल टाइप के, तो इसलिए इसको भी रहने दीजिए। ठीक है ना, मैं भी सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन को करा रहा हूँ प्योर, उसको समझिएगा आप। अगला प्रश्न लेते हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 72 गुणे 28, इसको 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, गुणे ब्रैकेट में स्थान, मतलब इसमें क्या भरें। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 72 गुणे 28 है। अब उसके बाद वाला यहाँ पे जो 36 दिया उसको देखिए, 36 में आप किस चीज़ से गुणा करोगे कि 72 हो जाए, मतलब इसके बराबर हो जाए, तो 2 से आप करोगे, तो यहाँ पे रखो 2, ठीक है। अब ये 28 था, लेकिन 28 की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4। बात समझ में आ रही नहीं, यहाँ पे 72 की जगह पे 36 दे दिया, 28 की जगह पे 4 दे दिया। तो आप 28 में 4 में किससे गुणा करोगे कि 28 हो जाएगा, तो 7 से। तो 2 गुणे 7, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे भरेंगे 14। अब देखिए, रिक्त स्थानों की संख्या 14 हो गई, तो कह रहा है कि ए 7 का गुणज है, 7 दूनी 14, गुणज का मतलब समझ रहे हैं ना, 7 के टेबल में वो आएगा ना, गुणज है तो मल्टीपल, बात समझ में आ रही ना, मल्टीपल 14 जो है 7 का मल्टीपल है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 आ रहा है ना उसमें, तो ये ऑप्शन सही है। एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल नहीं, 14 कब से अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो 14 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, बात समझ में आ रही ना। तो अभाज्य संख्या तो है नहीं है। 10 से कम है, बिल्कुल नहीं, 14 कहाँ 10 से कम है भैया। एक सम संख्या है, बिल्कुल, और 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल, फैक्टर ऑफ 56, बात समझ में आ रही है, फैक्टर है ये 56 का, 56 का जो है क्या है, गुणनखंड भी है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा 4, ए सी, सॉरी ए डी और ई, ठीक है ना। इसको भी नहीं करते, ये भी पेडागोजिकल इश्यूज हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, संवरक और वितरण का नियम जो दिया हुआ है, तो अभी जो है मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पहले आप प्योर मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लो, और उसके बाद आप अच्छी तरह से जब समझ जाओगे, मैं पेडागोजिकल पोर्शन जो है इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है ना। इसको आप इसका बिल्कुल भी हेडेक मत लीजिए, वो आपका हो जाएगा, मैं कराऊंगा उसको सारा। फिलहाल मैं सिर्फ प्योर मैथ्स के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। एनसीएफ वगैरह पूछा हुआ है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैं पेडागोजी के क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। अभी आप प्योर मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लो, जो 15 नंबर का प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है वो किस तरह का होता है, आप उसको समझ लो। 18 सही 3/4, 18 होल 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, मतलब कितने जो हैं 1/4 इसमें हैं, कितने 1/4 हैं। तो पहले ये जो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप चेंज करिए, 18 को 4 में गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, 18 चौको 72 और 3 75/3 होगा, ये आप समझ रहे होंगे जब इसको आप चेंज करेंगे। 75/4, सॉरी नीचे 4 है, यहाँ पे गलती हो गई। तो ये 4 को 18 में आप गुणा करो और जितना आता है उसमें 3 जोड़ोगे, तो 18 चौको 72 और 3 75/4। अब पूछा आपसे कितने चतुर्थांश हैं, तो 75/4 को आप 75 गुणे 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/4। और चतुर्थांश का मतलब ही होता है 1/4, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है 1/4। तो 75 गुणे 1/4 आप करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है कितने चतुर्थांश है, वो 75 चतुर्थांश है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब जितने भी छात्र हैं उसका आधा, अगर 10 हैं तो आधा, मतलब 5 जो है क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। अगर 50 हैं तो उसका आधा, 25 क्या कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, और बाकी जो है तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दिया है कि वॉलीबॉल कितने छात्र खेल रहे हैं, 160 छात्र खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो हैं एक्स, कितने हैं, एक्स, ध्यान दीजिएगा। अब बोला है कि आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ पे देखिए इस लाइन में, और वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी, 160 है। तो टोटल एक्स है, और एक्स का 1/4, एक्स का 1/4 जो है वो बराबर है किसके, 160 के। इसको समझिएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। टोटल मैंने माना कि कितने हैं, एक्स स्टूडेंट हैं टोटल नंबर ऑफ, और बोल रहा है कि उस
कुल का जो है 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/4 छात्र जो है वो 160 के बराबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो x का 1/4 जो है वो 160 के बराबर होगा। तो इसको हम करेंगे कि x का 1 में गुणा होगा, तो 1 से कम है x बराबर 160 गुणे 4। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो ये 4 जब इधर जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0, 4 छक्का 24 को 4 2, 4 एकम 4 2 6, 640। टोटल नंबर जो स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 640। याद रखिएगा, जब टोटल नंबर आप निकाल लेंगे तो आप सबका धीरे धीरे निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 640 में आधे खेलते हैं क्या, आधे बैडमिंटन खेलते हैं, तो 640 का आधा हो गया 320 बैडमिंटन वाले हो गए। 1/4 छात्र खेलते हैं वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का ऑलरेडी दिया 160, 160 हमारा हो गया। 1/8 टेनिस खेलते हैं। अब देखिएगा, तो जो टोटल हम निकाले थे 640 का 1/8, तो 8 अटाई 64 0, मतलब 80 छात्र जो है वो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। 1/16 शतरंज खेलते हैं। तो आप 640 का 1/16 निकालो, 1/16 निकालो, तो 16 चौक को 64, मतलब 40। ठीक है, टोटल जो छात्र हैं 40 जो हैं वो शतरंज खेलते हैं, क्योंकि शतरंज वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो टोटल जो छात्र होंगे वो क्या होंगे, वो 40 छात्र होंगे जो कि आपका शतरंज खेलने वाले हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, और उसके बाद उसका योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। मतलब ये देखिए, इन 6 अंकों से आपको इस तरह से संख्या बनानी हो है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, जिससे कि इसका जो आंसर है वो अधिकतम आ सके। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया है कि एक तो मैं लूँगा 864, दूसरा मैं ले लूँगा 700 एक मिनट सॉरी, इसमें जो है मैं एक में लूँगा 843 और दूसरा मैं लूँगा 762। दोनों केस में देखिए संख्याओं को मैंने महत्तम उसमें अरेंज कर लिया है, बड़े से बड़े उसमें। ठीक है ना, पहली बार में थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन दूसरी बार में देखिए 843, 843 उधर 762। आप 862 और 743 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। 3 2 5, 6 4 10, 8 7 15 और 1 16, 1605 होगा। अगर मैं इसको इसको उलट दूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं रख लेता हूं 800, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं रखता हूं, जैसे 3 3 है ना, 3 3 संख्या है, तो मतलब 3 डिजिट का आपको बनाना है। ठीक है, मैं रख लेता हूं 863 मैं रख लूँ, और 742 में रख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 2 5, 6 4 10, 8 7 15 और 1 16, हर केस में 1605 ही आएगा। इसको इस तरह से अरेंज करना था कि ये मैक्सिमम नंबर सम करने पे बन सके। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे 1605 दिख रहा था, और मैंने जब जोड़ा तो वो आया, और आंसर भी इसका वही होगा। ठीक है ना, चलिए इसमें देखिए, ये क्वेश्चन है, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये स्टेशन नई दिल्ली पे से ये शुरू होती है 15:55 का, मतलब शाम के 3:55 पे। शाम समझ रहे ना, मतलब दोपहर अभी है, 2 के बाद 3 3:55 जो है, 15:55 का मतलब शाम का 3:55 है। ठीक है, ये उसके बाद भोपाल देखिए, आगमन भोपाल आई है ये 11:55 पे, भोपाल से चली 12:05 पे रात के, नागपुर पहुंच रही सुबह 5:25, वहाँ से छूट रही है 5:35 पे। मतलब जब रेलवे गाड़ी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो तुरंत पहुंचने के बाद चल नहीं देती, कुछ समय देती है वहाँ पे। तो वहाँ आगमन का मतलब उस स्टेशन पे जाना, और प्रस्थान का मतलब उस स्टेशन से निकल जाना, चले जाना दूसरे स्टेशन के लिए। ठीक है, विजयवाड़ा पहुँच रही है 14:15 का, मतलब 2:15, और विजयवाड़ा से निकल रही है 2:30 पे। मतलब समझ में आ रही है, 15 मिनट यहाँ पे हॉल्ट है इसका। उसके बाद चेन्नई पहुँच रही है 20:45, रात का 8 बज रहा है, 8:45 हो रही है और समाप्त हो जा रही है। उसके बाद जो बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए कि कौन सा सही है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब यहाँ से आपको देखना होगा, यहाँ से कौन सा कथन सही है, थोड़ा सा समझिएगा।
भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। अब सुनिए ज़रा, इसको ध्यान से समझिएगा। भोपाल से विजयवाड़ा, भोपाल से यहाँ तक विजयवाड़ा तक देखिए। अब इसमें एक आगमन का समय है, हम आगमन से नहीं लेंगे, आगमन से लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको लेना है यहाँ से, भोपाल से चली कब, वहाँ पे आके रुकी उससे मतलब नहीं है, भोपाल से चली कब, ठीक है, और विजयवाड़ा कितने बजे पहुंची। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये लगभग लगभग 14 घंटे पहुंच लगेगा। रात का 12:05 हो रहा है और यहाँ पे दिन में 2:15 पे पहुंच रही है, तो रात के 12:05 से लेके दिन का जो 12:05 होगा, समझ रहे हैं, तो वो 12 घंटा हो चुका होगा। और यहाँ पे पहुंच रही 2:15 पे, तो लगभग 14 घंटा 10 मिनट लग रहा है। और इसमें यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का, ये ऑप्शन गलत है। अगला लेते हैं, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का। अब नागपुर को देखिए, नागपुर से चलती है 5:35, ये सुबह का 5:35 है, शाम का मत समझिए, क्योंकि शाम का होगा तो 17:35 होगा, ठीक है ना। सुबह 5:35 पे चल रही है और चेन्नई पहुंच रही है 8:45 पे, ध्यान से समझिएगा। तो सुबह 5:35 से शाम का 5:35 हो गया 12 घंटे, आप समझ रहे होंगे, सुबह शाम, ठीक है ना, 12 घंटे। और उसके बाद ये कितना है, 8:45 है, 5:35 से शाम का 5:35 जो होगा वो 12 घंटे का होगा। उसके बाद इसमें अभी भी बच रहा है 3 घंटा 10 मिनट, तो 12 3 15 घंटा 10 मिनट। तो नागपुर से चेन्नई का जो समय है वो 15 घंटे 10 मिनट का, यही ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है और आज के लिए लास्ट है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण संख्या समझते हैं ना, होल नंबर, एक होल नंबर। होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही अंतर है कि जब संख्याएं 1 से शुरू होती हैं तो उसको नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं, जब होल नंबर की आप बात करेंगे तो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही है बात। तो कहा जा रहा है कि एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। अब उसमें आपको नेचुरल और होल नंबर समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। सिंपल सी बात है, जो जोड़ रहे हैं आपको वही घटाना है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, उसके बाद उन दोनों को जोड़िए। इसको समझिएगा, कह क्या रहा है यहाँ पे कि 50 में अगर एक पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं 50 में पूर्ण संख्या में मान लेता हूँ 10 है, मैं 10 जोड़ता हूँ, कितना हो गया 60। अब फिर कह रहा है कि फिर वही संख्या 50 में से घटा दीजिए, तो मैं 50 में से फिर से 10 घटा देता हूँ, ये आता है 40। अब कह रहा है कि प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। अब इसको ये जो दोनों को जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 100 आएगा। और ये हर केस में ही में 100 ही आएगा, आप कोई भी संख्या रख के देख लो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं 50 में एक जोड़ता हूँ, तो 50 प्लस 1 बराबर 51, 50 प्लस 1 बराबर 51। अब कह रहा है कि जो आपने जोड़ा वही घटा दो, तो 50 माइनस 1 बराबर 49। अब 51 49 को आप जोड़ो, आंसर आएगा 100। होल नंबर 0 भी होता है, 0 भी होल नंबर है, वहीं से शुरू होता है होल नंबर। तो 50 में मैं 0 जोड़ता हूँ बराबर 50, 50 में से मैं 0 घटा देता हूँ बराबर 50, दोनों को जोड़िए, आंसर 100। तो हर केस में इसमें आंसर क्या होगा आपका, 100 होगा। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 100। और थोड़ा कुछ समस्याओं की वजह से जो है वीडियो आपको टाइम से नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल पे बने रहें। 17 को मेरा कुछ एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम से फ़ारिग होने के बाद, उस एग्ज़ाम से फ्री होने के बाद मैं इंशाल्लाह अच्छे से सारी वीडियोज़ को आपको दूंगा। तो फिलहाल ये जुलाई 2019 में जो ये पेपर 1 हुआ था सीटेट का, जो मैथ्स पूछा गया था पेपर 1 1 to 5 में, ये उसका कुछ प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन था। आप इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, मैंने जिस तरीके से करा है सिर्फ वही नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो आप अपने माध्यम से भी करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस मेरा कहना इतना ही सा है। तो अभी जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं वो एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश के नाम से जो चैनल है उससे मिल रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप में से कोई भाई बंधु अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो समय से मिल पाए। मेरे साथ बने